लेबर लॉ की यूनिट 1 के बारे में। तो आपको पता है जैसे कि आपकी 5 यूनिट आ रही हैं, मेनली ये बीकॉम ऑनर्स के लिए है और बीकॉम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का सब्जेक्ट है। तो पहला यूनिट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में ही देखेंगे कि इस यूनिट में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन होते क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर बने हैं, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा रिलेशन। तो इसमें हम दो चीज़ों को मेनली पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री जहाँ पे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है एंगेज है, वो कैसे रिलेशन मेंटेन करता है अपनी इंडस्ट्री के जो लोगों हैं उनके बीच में। मतलब कि एक इंडस्ट्री में काम करने वाले जो एक तो एम्प्लॉयर होगा और दूसरा एम्प्लॉय होगा, दो ही तो लोग होंगे, एक तो एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है और दूसरा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। उन दोनों के बीच में आपस में जो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विच स्टेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम यूनियन। कि मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इसका मतलब है क्या है, रिलेशनशिप एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप जो कि क्या है, किसकी वजह से मौजूद है, किसकी वजह से आती है, स्टेम किसकी वजह से होती है, यूनियन की वजह से ये स्टेम होती है। Industrial relations are broadly concerned with bargaining between employers and trade unions on wages and other terms of employment. Industrial relation का मतलब क्या है कि ऐसे relations maintain किए जाए या ऐसी bargaining की जाए जिससे कि employer जो काम दे रहे हैं और trade unions, ताकि उनके जो अधिकार है उनका हनन या शोषण ना किया जा सके, मतलब उनको प्रॉपर एक वेज दी जा सके और प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जा सके। तो ये इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन है मॉडर्न इंडस्ट्री में, जो कि स्टेट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसमें जो भी प्रोविजन लेती है ये स्टेट लेती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द कंपोजिट रिजल्ट ऑफ द एटीट्यूड एंड अप्रोचेस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड ईच अदर। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का आपस में कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो ध्यान से सुनिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज कंसर्न विद द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स टू डिटरमाइन द रिवॉर्ड फॉर एफर्ट एंड अदर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा प्रोसीजर है, इसमें ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जो कि यूनियंस द्वारा यूज़ किए जाते हैं और एम्प्लॉयर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि द रिवॉर्ड फॉर एफर्ट एंड अदर कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ताकि ये पता चल सके कि हमें कितना रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड से हम क्या समझते हैं, जैसे कितनी सैलरी, कितना वेज देना है, कैसी हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट की, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयड, ताकि जो इंटरेस्ट है, हम जो जो काम कर रहे हैं उनका भी तो इंटरेस्ट होंगे ना, कुछ वो काम कर रहे हैं तो कोई उनका मकसद होगा तभी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, वो सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, ताकि वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सके, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। तो उनके क्या, उनके एफर्ट को क्या किया जा सके, उनके एफर्ट को क्या किया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है इनका नेचर क्या है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन आर रिलेशन दैट आर द आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, देखो अगर ये जो रिलेशन है ये एस्टैब्लिश ही क्यों होते हैं, क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, और तभी तो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ये एस्टैब्लिश होते हैं, इसीलिए तो ये आउटकम, उसी का तो आउटकम है ये। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज। सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयर ही नहीं होगा और एम्प्लॉय नहीं होंगे तो क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या, नीड फॉर अकोमोडेशन बाय विच पार्टी इन्वॉल्व इन डेवलप स्किल्स एंड मेथड फॉर एडजस्टिंग टू एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है कि ऐसे रिलेशन हम क्या करें, अकोमोडेट करें, ऐसे स्किल्स डेवलप करें, मेथड डेवलप करें जिससे कि वो जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर आपस में कोऑपरेट कर सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा सिस्टम है, इसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ताकि जो वर्क प्लेस है जहाँ पे लोग काम करते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ताकि वो क्या कर सके, हेल्दी रिलेशन मैनेजमेंट और लेबर के बीच में मेंटेन कर सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन का एम क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों है भाई, क्यों होंगे, आप खुद ही सोचिए क्यों होंगे, ताकि क्या कर सके हम, ताकि मैनेजमेंट और लेबर का क्या हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, ताकि दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तभी तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसे रिलेशन मेंटेन करना चाहेंगे। द गवर्नमेंट एंड स्टेट यूज लॉज रूल्स एग्रीमेंट टू शेप द इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि मतलब कि गवर्नमेंट और स्टेट ऐसे लॉज बनाते हैं जिससे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इनको क्या कर सके, शेप दी जा सके और इन्फ्लुएंस कर सके। ताकि हमने कई बार सुना होगा कि एम्प्लॉयर्स का क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ का क्या करते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं ना, उनको अच्छी वर्क प्लेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर वेज नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्टैंडर्डाइज रेट तय कर देती है कि इससे कम में तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनके राइट का भी क्या होता है, उनके राइट का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी तुमने नेचर देख लिया, तो नेचर एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या था। पहला नेचर तो क्या था, आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयर, रिलेशनशिप अच्छे हो सके, ठीक है। एग्जिस्टेंस, बिना एग्जिस्टेंस के तो ये हो ही नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, ऑन द नीड ऑफ अकोमोडेशन बाय विच पार्टीज इन्वॉल्व इन डेवलप स्किल एंड मेथड, कि अच्छे हम मेथड और स्किल वो कर सके ताकि कॉपरेशन हो सके, हेल्दी रिलेशन हो सके। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग सॉल्व हो सके प्रॉब्लम उनके बीच में। और गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ और रूल्स यूज़ करती है।
अब हमने नेचर देख लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि साउंड रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप हो सके, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइक है उनको हम दूर कर सके। उसके बाद है ये लॉकआउट्स, घेराव्स और स्ट्राइक्स हैं, इनको भी हम अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस दे सके। वर्कर्स ताकि पार्ट ले सके मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अननेसेसरी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट बार बार बीच में ना कूदे, ठीक है। सोशलाइज कर सके हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, खाली प्रोफेशनल यूज से ना देखें, हम अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। उसके बाद इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी आए, पार्टिसिपेशन, लेबर का भी पार्टिसिपेशन हो प्रॉफिट में। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को? तो देखो, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दो लोगों के बीच में है, एक तो मैनेजमेंट के बीच में और दूसरा वर्कर्स के बीच में। बीच में किसके हैं? वर्कर्स और मैनेजमेंट के। तो द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंटायर बिजनेस एंटरप्राइज। जो उनका रिलेशन है उसका क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। जैसे रिलेशन उनके आपस में होंगे ना, वैसा ही उनका बिजनेस होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या अब उनके फैक्टर्स करते हैं। तो देखो, पहला फैक्टर तो क्या है? मोटिवेशन। कि मतलब मोटिवेशन क्या है, कैसे वर्कर्स अपने जो मोटिवेट है या नहीं है, मोटिवेट कैसे कि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में एबल है। अगर वो अच्छे से बात करने में, अपने व्यूज़ देने में एबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और सेटिस्फाइड होंगे उनकी वर्क प्लेस से, तो फिर उनका अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या है? मोटिवेट द वर्कर्स। अच्छा, अगर फर्म को मोटिवेट करना है अपने वर्कर्स, तो वो कैसे करेगी मोटिवेट? ताकि उनको भी तो लगे कि वो भी हिस्सा है फर्म का। और उनको कैसे लगेगा? जब उनके डिसीजंस का भी उनको भी हक दिया जाएगा डिसीजन मेकिंग में। सेकंड पॉइंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज है वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसकी वर्किंग रिलेशनशिप को, मतलब कि उसको कैसे इंक्रीमेंट देती है, इंसेंटिव देती है, प्रमोशन देती है। इससे क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल रिलेशन शेयर्ड बिटवीन फर्म्स एंड इट्स वर्कर, इसके कारण जो फर्म और वर्कर के बीच में रिलेशंस है ना, वो क्या होते हैं? ये अच्छे होते हैं। अगर वो अच्छे वेज देगी, अच्छे इंसेंटिव देगी, अच्छा बोनस देगी, तो ऑब्वियसली बात है वर्कर्स खुश रहेंगे। और जब खुश रहेंगे तो वो हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे ना अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। तीसरा क्या है? बार्गेनिंग पावर। वर्कर्स क्या है? यूनियन में ज्वाइन ही क्यों करते हैं? यूनियन में अगर वर्कर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर एक बात सोचो, वर्कर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी वेज मिल रही है, उनको अच्छी कंडीशन मिल रही है, तो उनको जरूरत क्या है यूनियन में ज्वाइन करने की? पर अगर यूनियन में वो ज्वाइन करें तभी तो ज्वाइन करेंगे ना, जब वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी वेज रेट से, अपनी सैलरी से। तो इसीलिए वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अगर वो एकजुट रहेंगे, यूनियन में रहेंगे, तो क्या है? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनकी जो सैलरी है, क्योंकि स्ट्राइक आपने देखी होंगी बैठा देते हैं, क्यों बैठा देते हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर नहीं मिलती कंडीशन और एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो इसीलिए क्या है? बार्गेनिंग पावर मतलब हो पाएगी। वर्कर्स हैव बीन जॉइनिंग यूनियन टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर, स्पेशली इन मैन्युफैक्चर सेक्टर। वर्कर रिक्वायर प्रॉपर सिस्टम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कि मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ज़्यादातर देखते हैं कि वर्कर यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। यूनियन इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनकी जो है ना, उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड हो सके जिससे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसे रिजॉल्व किया जा सके। अब एक बात देखो, जब अगर डिसएग्री होंगे, वर्कर्स डिसएग्री होंगे किससे? मैनेजमेंट से, तो क्या होगा? जब वर्कर्स मैनेजमेंट से डिसएग्री होंगे तो जो उनका एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है वो खराब होंगे, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? फर्म को भी क्या करना चाहिए हमारी, कि उसे भी एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या है? और कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है? चौथा फैक्टर क्या है हमारा? एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर हैं, ठीक है। कि जैसे कि लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की, कुछ उनके प्राइवेट मैटर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में कुछ उनकी क्या है, जॉब, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस में पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, वो अपसेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे रेगुलेशन हमें बनाने चाहिए गवर्नमेंट के, कि वर्कर की सेफ्टी भी हो, फैमिली लीव और वर्क प्लेस राइट, ताकि उसकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना हर वर्कर की, जो कि इन्फ्लुएंस करती है। वर्क का क्लाइमेट कैसा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है, कि वर्किंग क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। फील्ड वर्क है। एम्प्लॉय कैसे करेगा? एक एम्प्लॉय है वो कैसे करेगा मैनेजमेंट, वो फर्म को जज? वो तो इससे करेगा ना, उसे कैसी सुविधाएं मिल रही है, अगर वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड तभी होगा जब उसे अच्छी कंडीशन मिल रही है, ठीक है, उसे वहाँ पे लग कैसा रहा है काम करके। उसके बाद एम्प्लॉय एटीट्यूड, एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है वर्क के टूवर्ड, मैनेजमेंट के टूवर्ड, ठीक है। इससे भी इंडस्ट्रियल रिलेशन अफेक्ट होते हैं, कि एम्प्लॉय कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। वो क्या उसके हित के लिए काम कर रहा है फर्म की, या उसको सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट से मतलब है? इससे भी तो रिलेशन अफेक्ट होंगे। तो ये अभी हमने देख लिया कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते थे। तो फैक्टर्स हमने देख ली कि मोटिवेशन हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, उसके बाद कौन सा देखा था हमने? देखा बार्गेनिंग पावर हो गई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्क का क्लाइमेट कैसा है, ये सब हमारे अफेक्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब भैया जरूरत क्यों है इंडस्ट्रियल रिलेशन की? डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसका रोल क्या है और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का टूडेज बिजनेस एनवायरमेंट में? तो देखो, industrial relation is a designation of a whole field of relationship that exists because of the necessary collaboration of employer and employee. इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? कि रिलेशनशिप ही तो है। रिलेशनशिप कैसे आई है? ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, आपस में कोलैब कर रहे हैं इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री।
इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब है कि ऐसे सिस्टम और प्रोसीजर जो यूनियन यूज़ करती है और एम्प्लॉयर यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि कितना रिवॉर्ड देना है फॉर एफर्ट। ठीक है, रिवॉर्ड फॉर एफर्ट का मतलब सैलरी, वेज, इंक्रीमेंट, ये सब आ जाते हैं। अब देखते हैं स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। स्कोप क्या है कि लेबर रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, स्कोप क्या है, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब ही क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर और मैन और एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप ही तो है। तो सबसे पहला स्कोप क्या है, लेबर के रिलेशन, मतलब कि उसके लेबर के रिलेशन, यूनियन के रिलेशन, मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन। ठीक है, रोल क्या है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज एंड स्टेट इन द मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सके, प्रमोशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्री में पीस आए, स्ट्राइक्स हम अवॉइड कर सके, ग्रोथ हो सके इंडस्ट्री की। रोल क्या है, अब हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोस इंडस्ट्रियल पीस। अगर अच्छे रिलेशन होंगे ऑब्वियसली बात है तो पीस आएगा ना इंडस्ट्री में। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, कंफ्यूजन कम होगी, मैनेजमेंट के बीच, लेबर के बीच अच्छा रिलेशन होगा। एंकरेज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कैसे आएगी, देखो इंकरेजेस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वर्कर्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब उनके भी जो वो है, जब उनके भी व्यूज़ हैं उनको भी हम रिगार्ड कर रहे हैं, जब उनको भी हम अच्छा वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये फील करा रहे हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी आएगी ना। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट दूर होंगे, उनकी कंसल्टेशन ली जाए अगर। ठीक है, तो इससे रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियसली बात है। बेनिफिट टू द वर्कर्स, अच्छे रिलेशन होंगे तो क्या है, अच्छे रिलेशन कब होंगे, अच्छे रिलेशन तभी तो होंगे जब जो सारे वर्कर्स के राइट है उनको हम ध्यान में रखेंगे, तभी तो अच्छे रिलेशन होंगे। इससे क्या होगा, वर्कर को बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा, वर्कर को तो बेनिफिट होगा ही, इससे मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या है, मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा, हम डील कर सकते हैं इनडिसिप्लिन में। ठीक है, इनडिसिप्लिन हुआ अगर उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, उनके जो काम करने वाले वर्कमैन है उनके बीच में मैनेजमेंट के, तो वो क्या कर सकती है, वो उनको समझा सकती है ना, इनडिसिप्लिन खत्म हो सकता है इससे। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर अच्छे रिलेशंस होंगे तो क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि पीसफुल होंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, उसके बाद डिसिप्लिन में काम करेंगे और अच्छे वेज देंगे हम उन्हें, तो उनमें मोटिवेशन रहेगा, वो अच्छा काम देंगे तो प्रोडक्टिविटी होगी। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आया कैसे इंडिया में। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। डिस्कस द इवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफ नोट ऑन इवैल्यूएशन कैसे हुआ है। तो देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब तो हमें समझ आ गया ना, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन है, इंडस्ट्री है तभी रिलेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री ही तो वो जगह है जहाँ पे उनके रिलेशन है वो मेंटेन करने की वहाँ पे जगह मिल रही है। उसके बाद देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO क्या है, ये क्या करती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद अदर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हम देखते हैं, अब देखो जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, देखो सिंपल सी बात है, जो इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्यों आई होगी, इसीलिए तो आई होगी ताकि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको क्या कर सकें, हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखो ऐसा तो नहीं है ये जो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है अभी अभी नया नया मॉडर्न में आया है ना, अभी अभी आया है, नया नया आया है, ये पहले से ही इसकी जड़ें जो है ना ये पहले से ही बनती आ रही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, हैज़ इट्स रूट इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच क्रिएटेड द मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस came to existence with massive economic and social changes when industrialization started। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और उसमें इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, सोशल चेंज हुआ, सोशल कंडीशन चेंज हुई, तो ऐसे ही क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जिस्टेंस में आया। प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स तो मेन प्रॉब्लम जो वर्कर्स होंगी क्या होंगी, खुद ही सोचो कि वर्कर्स को क्या चाहिए होगा, अच्छा कंडीशन चाहिए, अच्छा वेज, अच्छी सैलरी चाहिए, यही तो चाहिए। जब उन्हें यही सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तभी तो क्या होगा, उनके रिलेशन तभी तो खराब होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, 19th सेंचुरी से हमारा एग्जिस्टेंस में आया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या है, हम देखते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, एंशंट इंडस्ट्रीज़ और उनकी डेवलपमेंट, एंशंट में भी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी ना, पर वो ये बात अलग थी कि वो हाथ से चलाई जाती थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स वगैरह है ये मशीनीकरण लाए थे हमारे इंडिया में, तो ड्यू टू सक्सेसिव फॉरेन इन्वेशन हुए, तो जो कंडीशन थी स्लेव्स की, आर्टिसंस की, इनकी क्या है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनके आने के बाद ही जो इनकी जो स्थिति है वो गंभीर हो गई थी। इससे पहले तो इंडिया का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लगभग वर्ल्ड का 30% से ज़्यादा ओन करता था इंडिया व्यापार उस टाइम पे। फर्दर मोर अंडर द ऑटोक्रेटेड रेजिम ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम रूलर के टाइम पे क्या और ज़्यादा बेकार हो गई, उनको गारंटी नहीं होती थी कि उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे काम करने के बदले। ब्रिटिश का क्या है, उनकी कंडीशन को नहीं सुधार पाया, ब्रिटिश तो अपना ही खजाना भरने के लिए आए थे, उनका तो काम नहीं था ना ये कि वो सुधारेंगे कंडीशंस इंडस्ट्रियल वर्कर की। हाउएवर आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसके बाद जब इंडस्ट्री आई, इंडियन इंडस्ट्रीज मॉडल्ड आफ्टर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ बिजनेस अंडर द ब्रिटिश रूल ऑल्सो द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स were still very harsh with low pay. This resulted in various dispute between management and employees. On the other, resulted in various dispute between management and employees. On the other hand, 1911, Ratan Tata Iron and Steel Industry was established in Jamshedpur during the First World War. While the demand for iron steel was very high, still the condition of the industrial worker remained the same. Hence, the Factories Act of 1881 was established and it granted the workers certain rights. During the First World War, local factories in India started enjoying profits. Prices of all goods went up, but wages of lower employees were still low.
This phase witnessed various strikes and disputes between the management and the employees. Various acts like Workmen's Compensation Act 1923, Trade Union Act 1926, Trade Dispute Act 1917 were established during this period. The employees during this period witnessed certain share of profits awarded to them by the hiring industry. However, the wage of the employees in many industries remained same. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मुगल्स आए, मुगल्स ने तो क्या किया, पूरा ही बहुत ज़्यादा क्या करी, दयनीय स्थिति थी उनके टाइम में। तो ये होता था कि वेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी यही नहीं पता था। ब्रिटिशर्स हाई पे किया करते थे, तभी जो इंडियन लोग थे वो उनकी सर्विसेज में जाने के लिए ना तत्पर रहते थे। वो ग्रुप डी की सर्विसेज में जाने के लिए भी लोग तत्पर रहते थे, क्योंकि वो मुगल से ज़्यादा पे किया करते थे, इसीलिए वो लोग उनकी जो सर्विसेज देने के लिए तैयार रहते थे। उनकी पुलिस में जाते थे, फौजों में जाते थे, क्योंकि उनका पे थोड़ा सा हाई होता था। पर जो उनकी कंडीशन थी वो तब भी लो ही थी, उनको ट्रीट लो ही किया जाता था। इसके बाद टाटा स्टील वगैरह जब एमर्ज कर रही थी, इंडियन जो इंडस्ट्री थी एमर्ज कर रही थी, तब भी जो वर्कर्स की कंडीशन थी उनमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। जो ये फैक्ट्री एक्ट 1881 एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो वर्कर्स है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जो प्राइस था गुड्स का वो तो बढ़ा, पर उनकी जो वेज थी वो नहीं बढ़ी, वो तब भी कमी थी। तो इससे क्या होने लगी, स्ट्राइक होने लगी, डिस्प्यूट होने लगा, ये सब होने लगा। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो क्या हुआ, तब कुछ एक्ट्स बनाए गए ताकि उनके राइट्स को गवर्न किया जा सके। जैसे वर्कमैन एक्ट बनाया गया 1923 को, ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया 1926 को, डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया 1917 को। इससे क्या हो सके, ताकि इनके राइट्स को हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद क्या, इंडिपेंडेंस हो गई, रिलेशंस इंडस्ट्री और लेबर के बीच में थोड़े थोड़े सुधार होने लगा। ठीक है, रिजोल्यूशन टुक हुआ, रिजोल्यूशन आया, कुछ बदलाव आया, दैट फोर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट आया, कुछ फैक्ट्री एक्ट आए, ऐसे कुछ एक्ट बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा ताकि इनके राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि पीस आए और लेबर और इंडस्ट्री के बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या है, द ट्रिफिड डेलिब्रेशन हेल्ड एट ILC में क्या हुआ, डेलिब्रेशन कुछ हेल्ड की गई 1990 में। 3 मेजर लिए गए इसमें क्या क्या था। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं, वो क्या हुए हैं, हमारे इवॉल्व हुए हैं। ऐसे ही इवॉल्व होने लगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ऐसे ही अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की क्या आई, ज़रूरत आई। तभी तो आएगी, जब कोई चीज़ का आविष्कार क्यों होता है, आविष्कार होता है क्योंकि ज़रूरत होती है, तभी तो आविष्कार होता है ना किसी चीज़ का। तो ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्टेट का क्या रोल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो, स्टेट और गवर्नमेंट का मेजर रोल है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कि क्या है कि जो स्टेट होती है ना वो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वो करती है। रूल्स और रेगुलेशन स्टेट के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, जो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो सके एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रिलीवेंट लॉज बना देती है और रेगुलेशन बना देती है, लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड फंक्शन। ऐसा फ्रेमवर्क बना देती है कि इसी के अंदर आपको फंक्शन करना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ये डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, स्टेट क्या कर सकती है, किसी को भी कंसल्ट कर सकती है, एम्प्लॉयज़ को भी कर सकती है, एम्प्लॉयर्स को भी कर सकती है, यूनियन को भी कर सकती है। कुछ भी लॉ बनाने से पहले वो क्या कर सकती है, इनसे कंसल्ट करना उससे जरूरी है। ठीक है, द लीगल फ्रेमवर्क कैन बी द लीगल लिमिटेशन इम्पोज बाय ऑन एन एम्प्लॉय और employer, like the amount of hours an employee is allowed to legally work per week and how much an employer is bound to pay for a certain amount of work। ठीक है, कि उसमें कुछ ऐसे रूल्स होंगे कि मतलब कितना उसे पैसा मिलेगा, कितने घंटे का कितना पैसा मिलेगा, कितने कम से इससे कम तो पैसा नहीं दे सकते, मतलब मिनिमम वेज रेट कुछ तय किया है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बिकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है, इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट बेनिफिट भी दे सकती है, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो गया उनके बीच में तो उसको भी सॉल्व करने में उनकी वो कर सकती है। ठीक है, तब वो क्या कर सकती है, तब उसमें भाग ले सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, नए कुछ पॉलिसीज और रूल बनाने में एंकरेज कर सकती है उनको। ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पीसफुल वर्किंग एनवायरमेंट प्रमोट करती है गवर्नमेंट। तो यही सब है, गवर्नमेंट का मेजर रोल क्या है कि द स्टेट एज एन एम्प्लॉयर इन पब्लिक सेक्टर में तो अब ऑब्वियसली बात है स्टेट ही एम्प्लॉयर होगी ना, वही तो काम देगी। स्टेट इंटरवेंशन इन प्राइवेट सेक्टर, वेज बार्गेनिंग में स्टेट इंटर कर सकती है। ठीक है, बीच में वो पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि कितना आपको वेज देना है, इससे कम तो आपको नहीं देना है, कितने घंटे का कितना देना है। और मेनली फ्रेमवर्क वो करती है, फ्रेमवर्क बनाती है रीगल। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेड यूनियन क्या होती है, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ट्रेड और लेबर यूनियन रेजिस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय एम्प्लॉयज थ्रू बार्गेनिंग पावर। ट्रेड और यूनियन क्या करती हैं कि ताकि जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो सके, वो ऐसी बार्गेनिंग पावर होती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। वो क्या करती है, ट्रेड यूनियन करती है इंटरेस्ट, वर्कर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप करती है। ट्रेड यूनियन वर्कर्स के बिहाफ में इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो। मेन एम होता है कि वर्कर्स को सिक्योर कर दिया जाए, उन्हें अच्छी वेज दी जाए, उनकी वर्कर्स को क्या अच्छी कंडीशन दी जाए, सेफ्टी दी जाए, प्रोडक्टिविटी उनकी हार्म ना की जाए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बाय कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टू कीप द वर्क रिलेशन हेल्दी। एक दूसरे को दोनों रिस्पेक्ट करें ताकि उनके रिलेशन हेल्दी रहे। ट्रेड यूनियंस ऑल्सो मेक श्योर दैट वर्कर गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले ताकि उनको प्रोग्रेस की जाए, उनकी करियर ग्रोथ हो सके। मेन रोल क्या है ट्रेड यूनियन का इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इंश्योर दैट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बेनिफिट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग नेगोशिएशन।
इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है कि ये जो एम्प्लॉयज़ है ना उनके बेनिफिट पे काम करती है, एम्प्लॉयर के नहीं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट पे काम करती है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के एफर्ट से क्या है, वर्कर को बेनिफिट मिलता है, अच्छा पे मिलता है, अच्छी कंडीशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है। अब ट्रेड यूनियन क्या करती है, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करती है, मतलब नेगोशिएशन में, ठीक है, ये पहले ही हम देख चुके हैं। एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को बंद करती है। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि इट इज़ एन अनएथिकल, अनएथिकल मतलब गैर कानूनी, एंड इन सर्टेन कंट्री अनलॉफुल फॉर एम्प्लॉयर्स टू डोमिनेट अ यूनियन, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वर्कर एंगेज इन यूनियन एक्टिविटीज, विक्टिमाइज वर्कर्स हु फाइल चार्जेस अगेंस्ट देम विद ऑफिशियल अथॉरिटीज और इंटरफेयर विद एम्प्लॉयज एंगेज इन कंसर्टेड यूनियन एक्टिविटी, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लेबर लॉज और उनके बारे में अवेयर करती है उन्हें। अब क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अभी तो हमने देखी ट्रेड यूनियन क्या होती है, अब देखते हैं एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये क्या है, कलेक्टिव। देखो एक तो पहले हमने देख ली ट्रेड यूनियन, वो क्या होती है, जो एम्प्लॉयज़ की कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ये एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉयर की एसोसिएशन होती है, मतलब सारे लोग आपस में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो फॉर्म के मालिक होते हैं, इनकी एक एसोसिएशन होती है। और रिटेलर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और अदर एम्प्लॉयर्स ऑफ वेज लेबर, ऐसे कोई भी जो एम्प्लॉयर है जो कुछ भी काम करा रहे हैं और उसके बदले पैसे दे रहे हैं। एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट द बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर कंपनीज ड्यूरिंग नेगोशिएशन विद ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट बॉडीज। ये क्या करती है, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके, और ये गवर्नमेंट से नेगोशिएट करती है और ट्रेड यूनियन से नेगोशिएट करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसके अंदर एम्प्लॉयर एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में कैसे आई, क्योंकि देखो जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने भी तो सोचा होगा ना कि अगर ये इनकी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए लेबर, तो ये तो अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से वेज सिस्टम लाएंगे, तो इन्होंने भी इसी के कारण क्या किया, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ताकि क्या है, ताकि जो ये पावर है ना जो लेबर लॉ, ये ट्रेड यूनियंस की, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कम हो की जा सके, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद देखते हैं कि फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि मेन पॉइंट क्या है, मेन रोल क्या है, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन डेवलप हेल्दी एंड स्टेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन बाय प्रमोटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एट डिफरेंट लेवल। जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन क्या कहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप स्टेबल करने में, ठीक है। क्या यूनिफाइड एम्प्लॉयर व्यू पॉइंट आता है ऑन द इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन टू द गवर्नमेंट इन अ कंसल्टेड मैनर, ठीक है। देयर फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स के भी तो कुछ इंटरेस्ट होंगे, अब उनका भी तो कुछ इंटरेस्ट होंगे ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है, हमारी एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। फॉर्मल ग्रुप होते हैं एम्प्लॉयर्स के, ठीक है, ताकि वो डिफेंड कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, एडवाइस कर सके एफिलिएटेड एम्प्लॉयर्स को। फॉर दिस पर्पज दे परफॉर्म स्पेशल इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे स्टडी एनालाइज एंड डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर पॉलिसी, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सेट्रा। दे लाइज विद यूनियन गवर्नमेंट एंड इनिशिएट स्टेप दैट आर रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव इन नेचर। दे ऑब्टेन डेटा ऑन वेजेस एंड कंडीशन ऑफ वर्क इन इंडस्ट्रीज attached to them. They come out with surveys, research-based reports on issues of importance to both labor and management. ये ऐसी डेटा लाते हैं ताकि ऐसी कंडीशन वगैरह के लाते हैं जिससे क्या होता है, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट लाते हैं ताकि क्या है, इंपॉर्टेंस टू बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट को हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन टेक अ प्रोजेक्ट फॉर सोशल एंड फैमिली वेलफेयर। इससे क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय पब्लिक की इमेज और रिलेशन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयर एसोसिएशन क्या करती है, एजुकेट करती है पब्लिक को रिगार्डिंग द कैरेक्टर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ ट्रेड। इनसे पता चलता है कि ट्रेड की क्या नीड है और उसके बाद इंडस्ट्री क्या नीड है और कॉमर्स की क्या नीड है, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मेंबर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोल क्या होता है आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, अब देखते हैं। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की रिलेशन है, ये तो हमें समझ आ गया ना। तो इससे हम क्या देखते हैं, ऑल द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट और लेबर रिलेशन। डेल क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है मैनेजमेंट की डीलिंग विद वन और मोर यूनियंस विद अ व्यू टू नेगोशिएट एंड सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्टर कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ह्यूमन मैनेजमेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है आखिर, डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेशन फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यही तो करती है, डायरेक्ट करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेशन को ये डायरेक्ट और फंक्शन करती है, ठीक है। दे डेवलप एम्प्लॉय रिलेशन पॉलिसीज एंड इंश्योर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। वो ऐसी रिलेशन पॉलिसी बनाती है ताकि क्या कर सके, इंश्योर किया जा सके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर को, ठीक है। मोर एवर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर। इससे क्या किया जा सके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एम्प्लॉय डिस्प्यूट और रिजोल्यूशन प्रोसीजर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करती हैं, ये अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं ताकि जो उनके रिलेशंस हैं वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ की रोल इन बाइंडिंग द एम्प्लॉयज़ टुगेदर। ये क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल करती है ताकि बाइंड किया जा सके, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एक साथ। वाइल कंसिडरिंग द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दे आर टू सेंट्रल कंसर्न। देखो दो सेंट्रल कंसर्न होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेस अ चैलेंज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का इसके पास चैलेंज होता है। दूसरा क्या होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं आपस में, ठीक है।
देखो, सो दैट दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। द गोल ऑफ एचआरएम एंड आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का गोल क्या है, सिमिलर ही है इनका गोल, ठीक है। एचआरएम का गोल क्या है, देखो, एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज का, ठीक है, मैकेनिज्म बनाया जैसे कम्युनिकेशन का, कंसल्टेशन का और कॉपरेशन का, अवॉइड किया जा सके डिस्प्यूट और सेटल किया जा सके डिस्प्यूट, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन मिल सके जहाँ पे नीडेड है, स्टेबल और हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सके हम। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थोड़ा ब्रॉडर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, और जो ह्यूमन रिसोर्स है थोड़ा सही है, स्मॉल उसके हम कह सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल ग्रीवियंस हैंडलिंग फॉल्स विद द स्कोप ऑफ एचआरएम। देखो, अगर इंडिविजुअल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो एचआरएम को कंसल्ट करता है जाके, पर अगर कोई डिस्प्यूट है, कलेक्टिव इशूज है, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एचआरएम क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्ट एज ए लिंक, इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, लिंक है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, ठीक है। अब आईएलओ का रोल क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताई दिया आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। उसके बाद क्या है, कुछ प्रिंसिपल थे कि लेबर क्या है, कमोडिटी नहीं है, उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए भैया, अपने राइट्स के बारे में मतलब अपना एक्सप्रेस कर सके अपने बारे में। प्रॉवर्टी एक्ट्स एज अ डेंजर ऑफ फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉवर्टी एक्ट्स एज अ डेंजर फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ठीक है। वॉर अगेंस्ट वांट मतलब कि क्या है, रिक्वायर्स टू बी कैरीड आउट इन द ईच नेशन, ठीक है। हर किसी की तो अपनी चाहत है, और उनकी लेबर्स की भी तो चाहत है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईएलओ के, कि उनको फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे हम। इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर गेट सेटिस्फैक्शन, उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट दे जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। पॉलिसीज विद रिगार्ड टू वेज, हम उनको वेज और रिगार्ड आर्ट्स कंडीशन के रिगार्ड में हम क्या सके पॉलिसी बनाए। इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग मिल सके, ठीक है। कॉपरेशन ऑफ मैनेजमेंट लेबर इन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हमारा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईएलओ इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रोल क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो देखो, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या है, आईएलओ को क्यों बनाया गया था कि लेबर एक कमोडिटी नहीं है, ठीक है, लेबर को भी तो एक्सप्रेशन करने की वो राइट मिलना चाहिए, ठीक है। कि प्रॉवर्टी एक्ट्स एज अ डेंजर फॉर प्रोस्पैरिटी, ठीक है, प्रॉवर्टी अगर होगी तो प्रोस्पैरिटी कहाँ से आएगी। ये वॉर अगेंस्ट वॉर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड। ऑब्जेक्टिव क्या है आईएलओ के, कि फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके, उनका एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सके, वर्कर को सेटिस्फैक्शन मिले, उनकी जो वेजेस है, उनके आर्ट्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क, उसके रिगार्ड हम पॉलिसी बना सके, ठीक है। इफेक्टिव रिकॉग्निजेशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करने के लिए हमें क्या मिल सके, इफेक्टिव रिकॉग्निजेशन मिल सके, कॉपरेशन हो सके मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। तो ये सारे क्या है हमारे आईएलओ के वो है, और इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा, डिस्कस द इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, या तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडस्ट्रियल डायमेंशन, ठीक है, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो डायमेंशन क्या क्या है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगिन अराउंड अ क्रिएटिव केयर ऑफ टू कंपैटिबल एलिमेंट कमिंग टुगेदर, द हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और एचआर। एक तो देखो गुड रिलेशन कैसे होंगे, एचआर और यूनियन लीडर, अगर एचआर और यूनियन लीडर के अच्छे संबंध होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिलेशन हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है। और सक्सेसफुल एंड हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज टू एंटिटीज कम टुगेदर ऑन टुवर्ड्स अ कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल गुड। ये लोग एक साथ आए, क्यों आए, क्योंकि ताकि इनका कॉमन इंटरेस्ट हो सके और इनका म्यूचुअल ग्रोथ हो सके। मैनी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपर्ट बिलीव दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टुगेदरनेस। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कि साथ में रहने की एक साइंस या आर्ट हम कह सकते हैं, जिससे क्या है डिपेंड्स अपॉन द बिलीव एंड बिहेवियर एंड स्किल ऑफ द एक्सिक्यूटर एट बोथ एंड्स। अब देखो, फॉलोइंग द मेन डायमेंशन क्या है, एक तो लेंथ, द लेंथ ऑफ आई आर इज कंसर्न विद द नंबर ऑफ पीपल, अच्छा कितने लोग हैं, इससे हमें समझ आ रहा है लेंथ है, ठीक है। लार्ज कोगो conglomerates operating smoothly, ठीक है, with thousands of employees working together, every individual is independent entity with his own body and mind, ठीक है। width से हम समझ रहे हैं, width और broadness of IR is concerned with the diversity and homogeneity of people, कि मतलब कितनी तरह तरह के लोग आ रहे हैं ना, है ना। अभी हमने लेंथ से तो हमें समझ आ गया मतलब कितने ज़्यादा लोग हैं, कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, वहाँ तक डायमेंशन फैल रहा था। वेट से हमें समझ आ रहा है कि कितने तरह तरह के लोग, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी होमोजीनिटी है ऑफ पीपल कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ आईआर। द पीपल इन्वॉल्व कैन बी ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन, जो पीपल है वो अलग अलग ओरिएंटेशन के हो सकते हैं, कास्ट अलग अलग, रिलीजन, फेथ, एजुकेशन सब एक जगह है, पर उन सबको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने होंगे ना अगर उन्हें साथ में काम करना है तो। अब देखो डेप्थ का क्या है, अनदर ग्लोबल डायमेंशन ऑफ टू इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द हाइट और डेप्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल एंड सोशल ईज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय, कि इसमें क्या है कि ग्लोबल डायमेंशन क्या है, हाइट और डेप्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, की मतलब फाइनेंशियल सोशल ईज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज। द डायमेंशन ऑफ आईआर फुलफिल्स द नीड ऑफ एम्प्लॉयज एज सजेस्टेड बाय एएच मैस्लो इन नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन की थी कि इट मोटिवेट्स देम टू एक्सेल देयर पर्सनल एज वेल एज सोशल लाइफ। इससे क्या होती है, उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों क्या होती हैं, इफेक्ट होती है, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन द एनवायरमेंट इन विच वर्कर्स परफॉर्म देयर जॉब, एनवायरमेंट किस में काम कर रहे हैं। अ ग्रोइंग एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोपोर्शनेटली सिंक्रोनाइज द सैलरीज, वेजेस, पर्क्स एंड बेनिफिट ऑफर टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉयज को, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को ही तो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। पे सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए। टाइम क्या है, मतलब टाइम से हम क्या समझते हैं, फोर्थ डायमेंशन क्या है हमारी टाइम इट रेफर द हिस्टोरिटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, की मतलब हिस्टोरिकली कैसे रिलेशन थे, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सम आर पास्ट ओरिएंटेड, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो
पिछले ही बातें होती रहती है, पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। पास्ट जो ओरिएंटेड होते हैं रिफर टू पास्ट प्रैक्टिस एज सॉल्यूशन, वो पिछली चीज़ों को देखते हैं। प्रेजेंट वाले प्रेजेंट में देखते हैं अभी जो इशू सॉल्व करने हैं, ठीक है। फ्यूचर वाले क्या करते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डिसीजन जो वो ले रहे हैं उनका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सोचते हैं। सक्सेसफुल लीडर और मैनेजर आर फ्लेक्सिबल एंड दे मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड अप्रोच अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो पास्ट को नहीं देखते हैं, वो फ्यूचर या प्रेजेंट को देख के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन राइट टाइम इज कंसीडर एज वन व्हेन अ रिलेटेड इशू कम्स अप बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन, कि सही समय हमें लेना चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकें, इशू को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब भैया बताओ अगर अच्छे रिलेशन होंगे इंडस्ट्री में तो क्या क्या फायदा होगा। अब तुम खुद ही सोचो क्या क्या फायदा होगा। अच्छे होंगे तो भैया प्रोडक्शन अच्छे से होगा, इंटरप्ट नहीं करेंगे प्रोडक्शन में, स्मूथ प्रोडक्शन होगा सबसे पहले तो। उसके बाद है कि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ठीक है। हाई मोरल मतलब कि क्या है, तो मोरल ऑफ द वर्कर, कि वर्कर्स का मोरल डेवलप होगा, मोटिवेट करेगा उन्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। वेस्टेज नहीं होगी, अगर अच्छे इंप्लॉयज़ क्या है, इंप्लॉयज़ मोटिवेटेड है, ठीक है, अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो वो फर्म के बारे में सोचेंगे ना, तो वो वेस्टेज करेंगे नहीं, कॉपरेट करके काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अगर पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे तो भैया बताओ क्यों होंगे पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्यों हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होंगे, इसके क्या क्या कारण है। अब देखो पहला तो कारण क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। अगर भैया तुम कम पैसे दोगे, जितना वो काम करें उतना पैसे नहीं दोगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे, नहीं होंगे सेटिस्फाइड। जब वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो क्या अपना पूरा काम करेंगे अच्छे से, तो नहीं करेंगे ना, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के कॉजेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, फॉल्टी कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर घूसखोरी हो रही है वहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं है, चुगलखोरी हो रही है या अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही है, गलत काम हो रहा है वहाँ पे, पुअर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, कोई उनके लिए लॉ नहीं है, तो क्या होगा, फिर क्या होगा इससे, उनको उनके काम के बदले कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो क्या है, वो अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे, अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे नहीं करेंगे। सोशल काउज का मतलब कि क्या है, कि जो वर्क है नेचर का सोशल काउज भी है अनहेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन टुडे, फैक्ट्री सिस्टम है मेड वर्कर सबऑर्डिनेट टू द मशीन। कि सोशल काउजेस क्या है, अब भैया ये जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मशीनीकरण आता जा रहा है, वर्कर का क्या है, वर्कर अपने काम को प्रभुत्व खोता जा रहा है ना, क्योंकि सारा काम तो मशीनों द्वारा हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काउज है। पॉलिटिकल काउज है कि यूनियन है, राइवलरी है, इनके कारण। और साइकोलॉजिकल काउजेस क्या है, कि तो जॉब प्राइवेट सेक्टर में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ नहीं हो रही है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन है उसके, अनहेल्दी अनसेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होंगे। अच्छा बताओ अब क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, गिव सर्टेन सजेशन टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। भैया सजेशन दो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ले सकते हैं साउंड पर्सनल पॉलिसीज। पॉलिसीज ये क्या है, साउंड पर्सनल पॉलिसीज का मतलब क्या है, पॉलिसीज रिलेटेड टू कंपनसेशन प्रमोशन ट्रांसफर एम्प्लॉय शुड बी क्लियर एंड फेयर। तो ऐसी पॉलिसीज है ना, मतलब उनकी सैलरी के से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, भैया ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इनमें कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए। ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड यूनिट शुड बी क्लियर अबाउट द पर्सनल पॉलिसी। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की एम्प्लॉइज़ को भी और यूनियंस को भी मौका देना चाहिए, तुम भी भैया पार्टिसिपेट करो। रिस्पॉन्सिबल यूनियंस, ये जो यूनियन है वो अपने किसी फायदे के लिए ना करे, मतलब इसका कोई सेल्फ मोटिव, ये कम्युनिटी लेके चले, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबल हो यूनियन, ठीक है, एम्प्लॉय का वेलफेयर हो और ग्रीवियंस हैंडलिंग हो, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है एस्टैब्लिश की जाए, प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ हो इसका, कमिटेड टू द टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी रेडलिशन ऑफ ग्रीवियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो, ठीक है। इससे ये हम क्या सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गन्स क्या है। देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1919 में हुआ है। उसके बाद क्या है, नाउ इट इज़ वर्किंग इन कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये क्या कर रही है, यूनाइटेड नेशन के साथ कर रही है काम। ऑल यूएन मेंबर्स ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ आईएलओ। आईएलओ के मेंबर कौन है, सारे यूनियन मेंबर्स हैं, ठीक है। आईएलओ हैज़ इट्स ओन चार्टर विच वॉज मॉडिफाइड इन द ईयर 1954, ठीक है। देखो इसके मेन फंक्शन क्या है, इसके ऑर्गन क्या है, कुछ भी कह लो ये सेम ही है। देखो द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूएनओ के, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरी मेंबर स्टेट सेंड 4 डेलीगेट्स, हर स्टेट के 4 डेलीगेट्स होते हैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। 2 जो डेलीगेट होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, 2 होते हैं एम्प्लॉयर के और वर्कर के, ठीक है। वेरियस लेबर प्रॉब्लम प्रिवेलिंग थ्रू आउट द ग्लोबल डिस्कस, जो कि प्रॉब्लम हो रही होती है वो डिस्कस की जाती है। गवर्निंग बॉडी आईएलओ क्या है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। डिसीजंस ऑफ आईएलसी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ का हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पे, जिनेवा में है। देखो फंक्शंस ऑफ आईएलओ हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या क्या फंक्शन थे, तो हमें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1 कंप्लीट। तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जाना, ट्रेड यूनियन के बारे में जाना, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन सब के बारे में हमने जान लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इट विल बी अपलोडेड सून।